Hey everyone, welcome back to my channel Shibu Classes. I am Shivangi Gupta and today we will continue our chemistry chapter Atoms and Molecules. This is the class 9th chapter that we had started earlier. In the previous videos I had discussed about एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स, ओके, और उनके बीच का जो डिफरेंस है हमने अच्छे से समझने की कोशिश की थी. अगर आपने अभी वो पहली वाली 2 क्लासेस नहीं देखी है तो पहले आप उनको देखिए और उसके बाद ही ये क्लास देखिएगा ताकि आप इस क्लास को और अच्छे से समझ पाओ. तो इससे प्रीवियस क्लास में हमने एलिमेंट्स, कंपाउंड्स और मिक्सचर्स के बीच का जो डिफरेंस है वो एकदम अच्छे से क्लियर किया था और उसके बाद हमने 2 लॉज पढ़े थे. ठीक है, तो वो लॉज क्या थे? एक लॉ तो था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड सेकेंड वन इज लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन. ओके, ये जो दोनों लॉज थे मैं इनका एक बार क्विक रिव्यू दे देती हूँ. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में क्या था कि बिफोर रिएक्शन एंड आफ्टर रिएक्शन जिन 2 एलिमेंट्स को आप ज्वाइन कर रहे हो कंपाउंड बनाने के लिए, कंबाइन कर रहे हो कंपाउंड बनाने के लिए, उनका मास पहले और रिएक्शन के बाद सेम ही रहेगा. उनका मास डिफरेंट नहीं होगा. जैसे कि आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को आपने अलग से मेजर किया, ठीक है, उनका आपने वेट एक तरह से मेजर किया, सॉरी मास एक तरह से मेजर किया. ओके, और से कि उनका जो मास आ रहा है ना, ऑक्सीजन का 20 और हाइड्रोजन का 30, सो टोटल हो गया 50. अब रिएक्शन होगा तो वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना लेंगे? वाटर बना लेंगे. तो वाटर का जब आप मास मेजर करोगे दैट विल बी 50. ओके, क्यों? क्योंकि वो मास सेम रहता है. ठीक है, इसको कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कि बिफोर रिएक्शन और आफ्टर रिएक्शन मास विल बी द सेम. और जो सेकंड लॉ था वो था लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन. लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन में ये कहा गया था कि कभी भी जब आप कंपाउंड बना रहे हो एलिमेंट से तो उसमें जो जो एलिमेंट्स आप यूज कर रहे हो, ठीक है, उसके कितने एटम्स आपको यूज करने हैं उसका एक डेफिनेट रेशो होता है. ओके, लाइक जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हम यूज करेंगे वाटर बनाने में वो 1:8 ही उनका रेशो होना चाहिए. अगर वो 1:8 है तो ही जाकर वो वाटर बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा. तो ये जो रेशो होता है प्री डिफाइंड होता है, पहले से ही पता होता है. ठीक है, और इसी रेशो में जब 2 एटम्स को कंबाइन किया जाता है तब जाकर कोई एलिमेंट बनता है, सॉरी तब जाकर कोई कंपाउंड बनता है. तो ये जो 2 लॉज थे, ये 2 लॉज तो बता दिए गए, बट इनको थ्योरी कैसे बनाया जाए, इनको एक थ्योरी का रूप कैसे दिया जाए, समझाया कैसे जाए. तो एक्चुअली एक ब्रिटिश केमिस्ट थे जिनका नाम था जॉन डाल्टन. उन्होंने इससे रिलेटेड 6 पोस्टुलेट्स दिए थे. पोस्टुलेट्स मींस बेस्ड ऑन ट्रुथ्स. ओके, पोस्टुलेट क्या होते हैं? वो ट्रुथ पर बेस्ड होते हैं और वो किसी आगे दी जाने वाली थ्योरी का बेस बनते हैं. अगर हमें कोई थ्योरी बनानी है और वो थ्योरी ऐसी जो कि जैसे जो ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में न्यूटन ने बताया था, वो भी एक थ्योरी बनाई थी उन्होंने बाद में आफ्टर एक्सपेरिमेंट्स. ओके, तो यहाँ पर डाल्टन ने क्या किया, जो ये 2 लॉज थे उनको पोस्टुलेट्स प्रोवाइड किए. उनको उन दोनों लॉज को 6 पोस्टुलेट्स के अंदर कवर किया उन्होंने. ओके, तो आज हम यही देखेंगे कि डाल्टन ने कौन से जो है पोस्टुलेट्स बनाए थे और उसको डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का नाम दिया गया था. तो इनको हम 1 by 1 डिस्कस करेंगे एंड दीज आर वेरी इजी. फर्स्ट वन इज ऑल एटम्स आर मेड अप ऑफ वेरी टिनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स. देखिए यहाँ पर एलिमेंट्स होना चाहिए था. जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो बहुत ही छोटे पार्टिकल से बनते हैं और उन पार्टिकल को एटम कहते हैं. ओके, देखिए इससे प्रीवियस क्लास में हमने चैप्टर की शुरुआत कैसे की थी, हमने मैटर को समझा था. ओके, मैटर में हमने क्या समझा था? मैटर इज एवरीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस. ओके, मैटर इज एवरीथिंग. सो मैटर बना कैसे है? मैटर एक्चुअली एटम्स के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है. बहुत सारे एटम जब मिल जाते हैं तो वो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं और जब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मिल जाते हैं तो वो एलिमेंट बनाते हैं. ओके, तो एटम क्या है? एटम एक सबसे छोटी यूनिट है किसी भी मैटर की. ओके, तो पहली चीज उन्होंने यही बताई, दिस इज द वेरी बेसिक थिंग, कि जितने भी एलिमेंट्स हैं वो बहुत ही छोटे पार्टिकल्स के बने हुए हैं जिनको कि हम एटम कहते हैं. और एलिमेंट्स ही क्यों, कंपाउंड है और मिक्सचर्स हैं वो भी तो किसके बने हुए हैं? एटम्स के बने हुए हैं. ओके, नेक्स्ट इज एटम्स आर इंडिविजिबल पार्टिकल्स व्हिच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन. मतलब कि एटम जो है वो इंडिविजिबल पार्टिकल्स हैं, यानी उनको डिवाइड नहीं किया जा सकता क्योंकि किसी भी केमिकल रिएक्शन में उनका जो मास है वो सेम रहता है. एक लॉ था ना, हमने पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. उसमें हमने क्या देखा था कि बिफोर रिएक्शन और आफ्टर रिएक्शन
जो एटम्स किसी भी कंपाउंड में लगे हैं उनका मास सेम रहेगा, ओके, बिफोर रिएक्शन भी और आफ्टर रिएक्शन भी। तो उन्होंने यही बात समझानी चाहिए थी कि जो एटम्स होते हैं वो इनडिविजिबल पार्टिकल्स होते हैं, उनको क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। तो आप जब उनका वेट मेजर करोगे दैट विल बी सेम, ओके, बिफोर रिएक्शन भी और आफ्टर रिएक्शन भी, ओके। नेक्स्ट इज एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट। हाँ, वन मोर थिंग इज, जो सेकंड इन्होंने पोस्टुलेट दिया था, इन्होंने कहा था कि जो एटम्स है वो इनडिविजिबल पार्टिकल्स हैं। हाँ, एटम इनडिविजिबल पार्टिकल्स हैं, बट आजकल जो है एटम्स को भी तोड़ा जा सकता है और जिससे एटॉमिक एनर्जी निकलती है, ओके, फिर उस एटॉमिक एनर्जी का यूज किया जाता है, ओके। तो आजकल तो ऐसा पॉसिबल है, बट उस टाइम के हिसाब से उन्होंने बिल्कुल सही कहा था। नेक्स्ट इज एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। किसी भी एलिमेंट में जितने भी एटम्स होते हैं, एलिमेंट वो चीज होती है जिसके अंदर जितने भी एटम्स होते हैं ना वो होमोजीनियस होते हैं, मतलब वो सेम होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं, अलग अलग नहीं होते हैं। उनका मास भी सेम होता है और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होती है, ठीक है ना। बताया था ना आपको एलिमेंट्स, कंपाउंड्स और मिक्सचर में डिफरेंस। तो एलिमेंट्स तो क्या होते हैं, उनके अंदर जितने भी एटम्स होते हैं वो वही होते हैं। जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन इज एन एलिमेंट, तो ऑक्सीजन के अंदर जितने भी एटम्स होंगे वो ऑक्सीजन के ही तो होंगे और किसी चीज के थोड़ी ना होंगे, ठीक है। तो यही कहा था उन्होंने कि किसी भी एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं, सेम होते हैं, मास में भी और केमिकल प्रॉपर्टीज में भी। नेक्स्ट इज एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस एंड डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। यानी कि अगर एक एलिमेंट है, एक एलिमेंट ऑक्सीजन है और एक एलिमेंट पोटेशियम है, तो ऑक्सीजन के जितने भी एटम्स होंगे वो तो सेम ही होंगे, मतलब उनका मास और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी। लेकिन जो पोटेशियम होगा, पोटेशियम के अंदर पोटेशियम के एटम्स होंगे ना, तो पोटेशियम के एटम्स का भी सेम मास और सेम केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी। लेकिन ऑक्सीजन और पोटेशियम, इन दोनों के अगर मैं एटम्स को कंपेयर करूं साथ में, तो क्या होगा, उन दोनों का जो मास होगा और जो केमिकल प्रॉपर्टीज होगी वो क्या होंगी, डिफरेंट होंगी, अलग होंगी। तो एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस एंड डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज, ओके। नेक्स्ट इज एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड्स। इट मींस जब भी कंपाउंड बनाना होता है तो एटम्स को कंबाइन करना पड़ता है। तो एटम्स को जब कंबाइन किया जाता है तो वो एक डेफिनेट रेशो में किया जाता है और जो वो रेशो होता है वो कभी भी चेंज नहीं होता, वो रेशो सेम ही रहता है, ठीक है। जैसे कि अगर हमें वाटर बनाना है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को 1:8 के रेशो में ही कंबाइन किया जाएगा, ओके। अब ये 1 और 8 क्या है ये होल नंबर्स है, ये कोई रैशनल नंबर नहीं है, ये इररैशनल नंबर नहीं है, डेसिमल की फॉर्म में नहीं है, ये क्या है, ये होल नंबर्स है। होल नंबर्स वो नंबर होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं और आगे चलते रहते हैं, जैसे 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, ठीक है। तो यहाँ पर जब भी किसी एक रेशो में दो एटम्स को कंबाइन किया जाता है कंपाउंड बनाने के लिए, पहली चीज तो ये कि वो जो रेशो है वो कांस्टेंट रहता है, दूसरी चीज ये कि जो रेशो के नंबर्स होते हैं वो होल नंबर्स होते हैं, ओके। नेक्स्ट इज द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। किसी एक कंपाउंड में जो रिलेटिव नंबर और काइंड ऑफ एटम होंगे वो कांस्टेंट रहेंगे। जैसे कि वाटर में सिर्फ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही तो यूज होगा, कोई और तीसरी चीज तो यूज नहीं होगी, तो उसमें क्या हुआ, ये एटम्स जो है वो कांस्टेंट ही रहेंगे और उनका रेशो भी कांस्टेंट रहेगा। 1:8 के रेशो में है तो उसका हर एक मॉलिक्यूल 1:8 के रेशो में ही होगा, ओके। तो ये कहा गया था। ये डाल्टन एटॉमिक थ्योरी ने 6 पोस्टुलेट्स दिए थे, ओके। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, इन टेक्स्ट क्वेश्चंस। तो उसके 2 क्वेश्चंस आपसे अभी डिस्कस करना चाहूंगी कि एक क्वेश्चन तो है कि विच पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, कौन सा जो पोस्टुलेट है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का जिसमें ये बताया गया है जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को रिप्रेजेंट करता है। ऐसा कौन सा इसमें पोस्टुलेट है जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में बात करता है, जो फर्स्ट लॉ था उसके बारे में। तो देखिए पोस्टुलेट नंबर 2 क्या कह रहा है, एटम्स आर इंडिविजिबल पार्टिकल्स and which they cannot be created or destroyed in a chemical reaction। एटम्स जो है वो इंडिविजिबल पार्टिकल्स हैं, इंडिविजिबल यानी कि वो और ज्यादा नहीं टूट सकते और उनको क्रिएट भी नहीं किया जा सकता, डिस्ट्रॉय भी नहीं किया जा सकता। इसका मतलब ये है ना कि बिफोर रिएक्शन और आफ्टर रिएक्शन जो उनका
जो एक तरह से उनका जो नंबर आपको मिलेगा, जो अगर आप उनको प्लस करोगे उनके मास को, तो जो आपको मिलेगा वो सेम होगा, उनका एटॉमिक मास सेम होगा, ठीक है, बिफोर रिएक्शन भी और आफ्टर रिएक्शन भी। क्यों सेम होगा? क्योंकि उसमें जो एटम्स हैं वो तो इनडिविजिबल हैं, ना तो उनको क्रिएट किया जा सकता है ना ही उनको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। तो इस तरह से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में पोस्टुलेट नंबर 2 हमें बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का ही ऐसा कौन सा पोस्टुलेट है जो हमें एक क्लियर आइडिया देता है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन के बारे में, कि जब कंपाउंड बनाया जाता है तो कंपाउंड में जब 2 एलिमेंट्स मिलाए जाते हैं तो उनका रेशियो सेम रहता है हमेशा। तो कौन सा ऐसा पोस्टुलेट है जिसको पढ़ के हमें ये पता चलता है? ये है पोस्टुलेट नंबर 6, द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। किसी एक कंपाउंड में रिलेटिव नंबर और काइंड ऑफ एटम क्या रहेंगे? हमेशा कांस्टेंट रहेंगे, ओके, वो चेंज नहीं होंगे, ये कहा गया था। तो पोस्टुलेट नंबर 6 ही हमें लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन का आइडिया देता है। ओके, आई होप कि क्लास आपको समझ में आई होगी। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी बहुत इजी है, ओके, 1-2 बार इसको पढ़िएगा, समझने की और कोशिश कीजिएगा, ओके, ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।